हिंदी समास ट्रिक। जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें समास से 2 से 3 प्रश्न जरूर शामिल होते हैं। यदि आप समास के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि समास के प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। यह वीडियो गागर में सागर जैसी है, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद आपको समास की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो में कुछ कमी हो तो अपना सुझाव जरूर दें। समास शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है, जबकि अक्षर या वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। आइए समास की परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। आइए बारी बारी से अब हम 6 समास का अध्ययन करते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा गलत लोग इसी समास में करते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा: जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक यह है कि पहला पद उपसर्ग हो। जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो और उसके बाद दूसरा पद मूल शब्द हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि दोनों शब्दों को मिलाया जाए, उपसर्ग और मूल शब्द को मिलाया जाए, तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है। यानी कि समास बनने के बाद समासिक पद जो है दोनों मिलकर क्रिया विशेषण बनाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है तो चलने का विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण होगा। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है तो यहाँ प्रतिदिन जो है यह भी क्रिया विशेषण होगा। राम जाता है तो कब जाता है? तो राम प्रतिदिन जाता है, तो जाने का यह भी विशेषता बता रहा है कि प्रतिदिन जाता है, तो ये प्रतिदिन भी क्रिया विशेषण होगा। यदि आप अव्ययी भाव समास में यह ध्यान रखते हैं कि पहला पद उपसर्ग हो और दूसरा पद मूल शब्द हो तथा दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण बनाते हों, तब वो अव्ययी भाव समास ही होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, यहाँ बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले, यदि शब्द ये लिखा गया है, जैसे शब्द हो गया दिन, दिन के पहले ये प्रति लग गया तो ये प्रति उपसर्ग होगा। यदि दिन के बाद अगर कोई शब्द लगा तो वो जो है प्रत्यय हो जाता है। तो दिन के पहले प्रति जुड़ गया यानी बन गया यह प्रतिदिन, तो यह जो है अव्ययी भाव समास हो गया। यहाँ जन्म मूल शब्द है, इसमें जो है उपसर्ग जुड़ गया आ, यहाँ हो गया आ जन्म, यह भी अव्ययी भाव समास होगा। पुनरुक्त शब्द, जितने भी पुनरुक्त शब्द हैं जो कि शब्द 2 बार आते हैं, जैसे धीरे धीरे एक ही शब्द 2 बार आ गया, हाथों हाथ एक ही शब्द 2 बार आ गया, दिनों दिन एक ही शब्द 2 बार, रातों रात, तो इस प्रकार के पुनरुक्त शब्द सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। और ये सभी जो है क्रिया विशेषण होते हैं। धीरे धीरे, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ये प्रतिदिन, आजन्म, ये सभी क्रिया विशेषण होते हैं। आइए देखते हैं उपसर्ग। ये सारे उपसर्ग होते हैं। अनु, प्रति, यथा, यथा प्रति, आ, भर, ये सभी उपसर्ग होते हैं। आइए जैसे रूप है मूल शब्द है, कुल मूल शब्द होता है, प्रति शब्द है, संभव शब्द होता है, दिन शब्द होता है, जन्म शब्द होता है, पेट शब्द होता है। तो यदि मूल शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये सभी जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे रूप के पहले अनु जुड़ गया तो ये हो गया अनुरूप। कुल के पहले प्रति जुड़ गया थे प्रतिकूल। शक्ति के पहले यथा जुड़ गया था यथाशक्ति। और ये जो है उपसर्ग जुड़ने के बाद ये सभी जो है क्रिया विशेषण बन जाते हैं। सभी शब्द क्रिया विशेषण हो जाते हैं। और क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने यथाशक्ति दान दिया, तो दान देना, यहाँ क्रिया क्या है? दान देना। तो दान देना की विशेषता बता रहा है कि उसने यथाशक्ति, मतलब उसमें जैसी शक्ति थी उसके अनुसार उसने दान दिया, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा यथाशक्ति। धीरे धीरे, चलना क्या है? क्रिया है, तो वो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यहाँ क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण होगा। पहला पद उपसर्ग हो और उपसर्ग और मूल शब्द जुड़ने के बाद वह क्रिया विशेषण बनता हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। तथा जितने भी पुनरुक्त शब्द होते हैं वो सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो
तथा कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक, कारक चिन्ह का लोप हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे जेब कतरा, तो जेब कतरा में दिया है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो यहाँ पर यहाँ को छुपा हुआ है, यही कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक जो होता है की पहचान को होता है। कर्म से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए के लिए आता है, तो यह संप्रदान कारक होता है। आपादान से अलगाव के लिए, जो अलग होता है वहां से आता है, तो वहां आपादान कारक होता है। इसी प्रकार संबंध, काके की, नाने नी, रारे री, ये सभी जो है संबंध कारक होते हैं। और में, पर, यह जो है अधिकरण कारक होता है। तो इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से 6 भेद बताए गए हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण तत्पुरुष। यह मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला कर्म तत्पुरुष। जैसे जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, तो यहाँ को कारक का लोप है, अतः यह कर्म तत्पुरुष होगा। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यहाँ भी को का लोप है, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। मन चाहा मतलब मन से चाहा, तो मन से चाहा, तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ कर्ण तत्पुरुष होगा। भयाकुल यानी भय से आकुल, यहाँ भी से आ रहा है, माने भय के द्वारा आकुल, मन के द्वारा चाहा, यानी यहाँ द्वारा आए तो वहाँ पे कर्ण तत्पुरुष होता है। स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर, तो ये होगा संप्रदान तत्पुरुष। गौशाला यानी गौ के लिए शाला, तो के लिए आए तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। धनहीन यानी धन से हीन मतलब अलगाव के लिए, यानी कि उसके पास धन नहीं, उससे धन अलग है, तो यहाँ पे अलगाव के लिए यदि से आए तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, यानी वो पाप से दूर है, अलगाव है, तो यहाँ पे आपादान तत्पुरुष होगा। ये राजकुमार यानी राजा का कुमार, यहाँ संबंध का स्थापित हो रहा है। यहाँ काके की, नाने नी, रारे री, जहाँ संबंध स्थापित हो वहां संबंध तत्पुरुष होगा। ऐसे ही विद्यासागर विद्या का सागर, यहाँ भी संबंध स्थापित हो रहा है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ में पर आए तो वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। यहाँ आप बीती मतलब आप पर बीती, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो यहाँ तत्पुरुष समास का ट्रिक है कि जहां कारक चिन्ह का लोप हो, तो यहाँ पे सभी में कारक चिन्ह का लोप है, अतः हम देखेंगे कि जिसकी विग्रह करने के बाद उसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ रहेगा, यानी कारक चिन्ह छुपा रहेगा, तो वह तत्पुरुष समास ही होगा। तो सबसे पहले अगर धनहीन दे दिया परीक्षा में कि कौन सा समास है, तो देखेंगे धन से हीन, इसका पूरा करेंगे धनहीन यानी धन से हीन, तो यहाँ कारक चिन्ह का लोप है, तो यह तत्पुरुष समास ही होगा। तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह है न्यय समास। तो न्यय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो उसे न्यय समास कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, शब्द का आरंभ अ, अन, न, ना, गैर आदि से हो तो वहां पे न्यय समास होता है, यानी कि जहां नकारात्मक शब्द से आरंभ हो शब्द का तो वहां पे न्यय समास होता है। यहाँ दिया है अनावश्यक, यहाँ अन लगा है, यहाँ पर भी यहाँ नकारात्मक शब्द हो गया अनावश्यक, आवश्यक का उल्टा। ऐसे ही प्रसन्न का उल्टा हो गया नापसंद, तो यहाँ भी यह न्यय समास होगा। धर्म का उल्टा हो गया अधर्म, यानी कि यहाँ भी नकारात्मक शब्द है, यहाँ भी होगा न्यय समास। यहाँ गैर वाजिब यानी वाजिब के उल्टा हो गया यानी न वाजिब, तो यहाँ भी न्यय समास होगा। यानी कि जहाँ पर नकारात्मक शब्द होंगे तो वह सभी न्यय समास होंगे। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से भी प्रश्न। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसका दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान हो तथा एक पद विशेषण हो तो दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसका यह ध्यान रखने वाली बात है कि पहला पद या दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। ट्रिक यह है कि एक पद विशेषण हो तथा कैसे का उत्तर मिले। यदि कैसे का उत्तर मिलता है तो वहां विशेषण जरूर लगा होगा, तो एक पद विशेषण होना जरूरी है, तभी वह कर्मधारय समास होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चरण कमल, तो यहाँ चरण कमल, तो यहाँ कमल जो है विशेषण हो गया, यहाँ विशेषण बाद में दिया गया है, अब विशेष से पहले दिया गया है, यानी कि कमल के समान चरण, यानी कि चरण कैसा है तो कमल के समान है। तो यहाँ कैसे का उत्तर मिल रहा है, कैसे का उत्तर मिले तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही मृग नयन, यानी नयन कैसा है तो वह मृग के समान है, तो यहाँ कैसे का उत्तर मिल रहा है। जैसे लाल मणि,
मणि कैसी है तो लाल है। चंद्रमुख, मुख कैसा है तो कैसे का उत्तर मिले तो मुख चंद्रमा के समान है। महापुरुष, तो पुरुष कैसा है तो महान है। तो जहां कैसे का उत्तर मिले तथा एक पद विशेषण हो तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा, जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक, संख्या आए तथा समूह का बोध हो, मतलब जिस समास में संख्या आए तथा समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये बहुत ही आसान समास है। जैसे चौराहा, चौराहा में यानी कि 4 राहों का समूह, यहाँ समूह का बोध हो रहा है, यहाँ 4 संख्या भी आई है, यहाँ समूह का भी बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर द्विगु समास होगा। नवरात्र यानी कि 9 रात्रों का समूह, यानी 9 यहाँ संख्या भी आ रही है, यहाँ समूह का भी बोध हो रहा है। ऐसे सप्ताह में 7 दिनों का समूह, दोपहर यानी 2 पहरों का समूह, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, यानी जहां पे संख्या आया तथा समूह का बोध हो तो वहां द्विगु समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिसका दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगा हो, यानी और अथवा या जहां छुपा हो तथा दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आइए इसे ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक यह है कि और अथवा या के बदले योजक चिन्ह लगा होता है। यानी द्वंद्व समास की पहचान है कि जहां 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह हटाने के बाद वहां और अथवा या छुपा हो। आइए देखते हैं। नोट, विलोम शब्द भी हो सकते हैं। द्वंद्व समास में जो शब्द दिए रहते हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। ये नहीं है कि सभी शब्द विलोम शब्द ही होंगे, कुछ शब्द विलोम शब्द भी हो सकते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है राजा और प्रजा, राजा प्रजा के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह ये होता है यानी कि ऋण का निशान जैसे होता है वैसे, तो यहाँ राजा प्रजा के बीच में योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो इसके बदले आएगा और। तो पहला पहचान तो यही है कि उसमें योजक चिन्ह लगा हो। यदि योजक चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो होगा, इसका अर्थ होगा राजा और प्रजा। तो यहाँ योजक चिन्ह विग्रह करने के बाद यहाँ और आया है, यानी राजा और प्रजा में यहाँ और हटा के वहां पे योजक चिन्ह लगा दिया गया है। ठंडा और गरम, ठंडा गरम एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, बीच में योजक चिन्ह भी लगा है और ठंडा योजक चिन्ह हटाने के बाद हो जाएगा ठंडा या गरम, यानी कि इन दोनों के बीच में या छुपा है। राधा कृष्ण, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। नर नारी यानी कि नर और नारी। उच्च नीच, यहाँ भी योजक चिन्ह है, उच्च या नीच। छल कपट, यानी कि योजक चिन्ह हटाने पे छल और कपट। तो जहां इसका ट्रिक है और अथवा या के बदले योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और अगला समास है बहुव्रीहि समास। यह समास बहुत इंपॉर्टेंट समास है, यानी सभी समासों में सबसे इंपॉर्टेंट समास यही है। इससे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। किसी तीसरे विशेष शब्द की ओर संकेत करे, जो शब्द किसी तीसरे विशेष शब्द की ओर संकेत कर रहा है तो उसे वहां हम समझेंगे कि वहां बहुव्रीहि समास होगा। नोट, भगवान के नाम बहुव्रीहि समास होते हैं। भगवान के सारे नाम बहुव्रीहि समास होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ट्रिक को ध्यान में रखना है कि तीसरे विशेष शब्द की ओर संकेत करे वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान, यानी विष्णु भगवान के 4 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान अर्थात चतुर्भुज दिया है तो वहां बहुव्रीहि समास लगाएंगे। यहाँ पर संख्या का भी बोध हो रहा है लेकिन, और यहाँ 4 बाहों का समूह भी व्यक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसका तीसरा अर्थ अगर निकल जा रहा है कि चतुर्भुज सीधे विष्णु भगवान को कहते हैं, तो यहाँ किसी भी समास को हम सही नहीं मानेंगे। यदि हमें तीसरे शब्द की ओर संकेत मिलता है तो वहां बहुव्रीहि समास ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे दशानन, दशानन यानी 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। यहाँ दशानन यानी कि 10 सिर का अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ जो है सीधे ये रावण की ओर संकेत करता है, यानी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। लंबा उदर तो
बहुत सारे आदमी का भी होता है जिनका पेट बाहर की ओर निकल जाता है, लेकिन हम उनको लंबोदर नहीं कह सकते। हम सीधे ये तीसरे अर्थ की ओर, अर्थ या तीसरे शब्द की ओर हमें संकेत करता है, यानी गणेश भगवान की तरफ। तो यहाँ यह बहुव्रीहि समास होगा। महावीर, महावीर क्या, ये सीधे हनुमान जी की तरफ, महान है जो वीर, यानी महावीर। यदि यहाँ पे बहुव्रीहि समास का ऑप्शन न रहे तब महावीर कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन यदि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों का ऑप्शन दिया हो तो हम यहाँ बहुव्रीहि समास को ही सही मानेंगे। अनहोनी यानी न होने वाली घटना, अर्थात कोई विशेष घटना जो बहुत कम होती है, यहाँ विशेष अर्थ निकल रहा है, अतः यहाँ पर भी यह बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ त्रिनेत्र, यहाँ त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र है जिसका, अर्थात शंकर भगवान, तो यहाँ भी तीसरे शब्द की ओर संकेत मिल रहा है, अतः यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। परीक्षाओं में मेरा यह आपसे सुझाव रहेगा कि यदि बहुव्रीहि समास का ऑप्शन दिया हो तो पहले आप देख लीजिए कि वह कहीं से भी उस शब्द का कहीं तीसरे शब्द की ओर तो अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर कहीं तीसरे शब्द की ओर अर्थ निकल रहा है तो वहां बहुव्रीहि समास ही मारिए। वहां पे भले जैसे यहाँ महावीर, भले ही यह कर्मधारय समास हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है हमें तीसरे शब्द की ओर इशारा मिल रहा है, तो हम यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही मारेंगे। इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी समास दिया हो, यदि लेकिन उसमें बहुव्रीहि समास का ऑप्शन दिया है, अगर वो तीसरे शब्द की ओर संकेत थोड़ा भी हमें मिल रहा है तो हमें वहां बहुव्रीहि हमें सही मानना है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और ध्यानपूर्वक देखें। मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसको यदि ध्यान से अमल करते हैं तो आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें।